मैं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखूं। मैं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखूं। तेरा जंगल मेरा है, मैं इसे यूं ही क्यों छोड़ दूं। जिसे तुम बंजर समझ रहे हो वो धरा सोने से कम नहीं। ये जंगल, पहाड़, ये खनिज उत्तराखंड की पहचान है यही। भाई साहब, तुम जिस मिट्टी पर चल रहे हो जानते हो उसके नीचे क्या छुपा है। सोना, चांदी, तांबा, चूना, बॉक्साइट और जाने कितनी खनिज संपदा। और जिस जंगल को तुम सिर्फ पिकनिक स्पॉट समझते हो वो असल में उत्तराखंड की धड़कन है। आज की क्लास में जानेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छिपे हुए उस खजाने के बारे में जो हमारी धरती के नीचे दफन है। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड की कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू कर दिया था। पिछला लेक्चर हमने वन संबंधी योजनाएं देखी थी, वन्य जीव संरक्षण के बारे में जो भी टॉपिक्स थे उनको देखा था। आगे हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इनको कवर करेंगे। हालांकि इसके नोट्स मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे ग्रुप में। फूलों की घाटी, देखो कितनी सुंदर घाटी है, बहुत सारे फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, आप ये देखो पूरा आराम से डिटेल में देखो आप ये, ठीक है। कितने अच्छे से मैंने चीज़ों को, फूलों की घाटी के बारे में कम से कम 10 लाइनें किताब में लिखी हुई थी। जो भी मैंने किताब देंगे सब में लिखा हुआ था। बोरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ना, ठीक है। मैंने इसको देखो पूरा एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया माइंड मैप की फॉर्म में और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें आपके सामने पेश करी हैं। याद करोगे बहुत आसानी होगी और रिवीजन करोगे बहुत आसानी होगी। पूरी लेक्चर की सीरीज मैंने ऐसी बनाई हुई है, ठीक है। इस राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, इसको हम पढ़ेंगे और आगे हम ये सारे वन्य जीव विहारों को डिस्कस करेंगे। और नया चैप्टर हमारा रहेगा आज खनिज संपदा के बारे में। थोड़ा बड़ा चैप्टर हो सकता है ये, हालांकि 15-20 मिनट के बीच में ही, उम्मीद है कि इसके बीच में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे खनिज संपदा के बारे में, जितने भी खनिज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज इस तरीके से ही चलती रहेगी, आपका पूरा कंप्लीट जीएस ऑफ उत्तराखंड ये कवर होता चला जाएगा। क्वेरीज आ रही हैं हमें कि सर मेरा लेक्चरर का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम है, पुलिस वाला एग्ज़ाम है। मैं ये कह रहा हूँ ये सीरीज़ सबके लिए बेस्ट है। किताबों से पढ़ोगे, बोर हो रहे हो, इससे पढ़ो, याद भी आसानी से कर लोगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो स्टार्ट करें गाइज आज के लेक्चर को हम। चलो पीछे से पढ़ते हैं। हमने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना पढ़ लिया था और इससे पहले मैं एक चीज़ शो करके चल रहा हूँ आपको। ये जो माइंड मैप की फॉर्म में बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं, ऑफर चल रहा है गाइज। आप अगर इनको लेना चाहते हो स्क्रीन पर दिए नंबर को आप देखो, इसको व्हाट्सएप करो आप इस पर। और ये जो साइड में ग्रुप चल रहा है ये, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं। 149 में आपको मिल जा रहे हैं ये अभी ऑफर में। जैसे ही इसकी सीरीज खत्म होगी, ये जो उत्तराखंड जीएस की सीरीज हम पढ़ा रहे हैं ये कवर होती चली जाएगी। लास्ट में जाकर के कंप्लीट होने पर आपको एक पीडीएफ सेट मिलेगा इसी ग्रुप में ही। और जो लोग नए एनरोल करेंगे उसके बाद में उनके लिए फिर ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी आपको केवल 149 में एक कंप्लीट पीडीएफ सेट और कंप्लीट क्लास वाइज नोट्स मिलेंगे। क्लास पढ़ने में कैसा लग रहा है ये भी आप बता के चलना, ठीक है गाइज। चलो शुरू करते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिया था, इसके बाद में हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये उत्तरकाशी में 1990 में करीब ये स्थापित हुआ और 472 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है अपना। टोंस नदी का उद्गम है इस उद्यान से, राष्ट्रीय उद्यान से। और यहाँ पर भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, टैग्रोपान, कलीज, मोनाल, कोकलास, ये सब यहाँ पर जो है गाइस पाए जाते हैं। इसके बाद अगर वनस्पतियों की बात करें तो भोजपत्र, देवदार, बांज, ये सारी वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे ही इसके बाद अगर हम अपना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें गाइस, तो ये चमोली ज़िले में है और 1982 में ये स्थापना हुई थी इसकी। और 624 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये अपना कवर करता है। हेडक्वार्टर इसका जोशीमठ में है। और यहाँ पर हिमालयन भालू और स्नो लेपर्डिस, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल, ठीक है, भरल लिखा है, ये ऊपर मिलता है ना भरल भी, भरल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ 1988 में, ठीक है गाइस, 1988 में। आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे फूलों की घाटी के बारे में। पहले तो ये चित्र देखो आप भैया, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं,
ठीक है, बहुत सारे फूल हैं और मैं कह रहा हूँ लगभग लगभग सभी फूलों की प्रजातियां यहाँ पर हैं, लगभग लगभग। ठीक है, ये दोस्तों चमोली जिले में है और इसका भी हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। हजारों किस्म के यहाँ पर पौधे हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और नर व गंधमादन पर्वतों के ये बीच में बनी हुई है फूलों की घाटी। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया और इसको ढूंढा फ्रैंक स्माइथ ने। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पर कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, 2005 में। और यहाँ से ना पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेत पर्वत से निकली है, पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में केदारखंड और, ठीक है, स्कंद पुराण के केदारखंड में, कंफ्यूज मत होना, अभी मेरे पढ़ने में ये कंफ्यूजन हो गया था। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदकानन कहा गया है, ये ध्यान रखना ये वाली चीज। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसको जो है अलका कहा है। ठीक है गाइस, बहुत सारे अन्य नाम भी हैं इसके, जैसे गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ, ये फूलों की घाटी के नाम है। आगे चलेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हेडक्वार्टर इसका देहरादून में और 1983 में इसकी जो है स्थापना हुई। और ये कहाँ फैला है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में ये फैला हुआ। 820 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और तकरीबन यहाँ पर साल, खैर, शीशम, ये सारे ना चीड़ वगैरह ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये उत्तरकाशी में 1989 में इसकी स्थापना हुई और 2390 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसके पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, यहाँ पर हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल, टैग्रोपान, ये सब यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, वन्य जीव विहार या अभ्यारण्यों की बात करें अगर हम, तो पहला है गोविंद वन्य जीव विहार। 1955 में उत्तरकाशी में इसकी स्थापना हुई और 485 किलोमीटर में ये फैला है। यहाँ पर हिमबाग, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, काकड़, सांबर, ये सब पाए जाते हैं। ऐसी केदारनाथ का है, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है 1972 में। ठीक है, हिमालय कस्तूरी मृग का संरक्षण यहाँ पर होता है और राज्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जीव विहार है ये। ठीक है, पीछे क्या था? ये उद्यान था ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है ये। और ये क्या? केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है गाइस, यहाँ पर बांज, बुरास, गोल्डन ईगल, स्प्रूस, ये सब चीज़ें 975 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है क्षेत्र में। ऐसे ही आपका अस्कोट आता है जो कि पिथौरागढ़ में 1986 में इसकी स्थापना हुई। 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये घेरता है और सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग लगभग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऐसे ही फिर आता है सोना नदी वन्य जीव विहार, पौड़ी गढ़वाल में। ये 1987 में इसकी स्थापना हुई। 301 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास है और वनस्पतियों में साल और सहचर की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई। 475 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है और यहाँ पर देवदार, बांज, बुरास के वृक्ष पाए जाते हैं। गोल्डन ईगल आदि ये सब पक्षियाँ वगैरह यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। ऐसे आता है गाइस आपका मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में। ठीक है, देखो ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, मसूरी वन्यजीव विहार, और ये देहरादून में है। तकरीबन 1993 में इसकी स्थापना हुई और 11 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये घेरता है। और यहाँ पर जो है ना विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर को लास्ट टाइम देखा था। कहाँ पर देखा था? मसूरी वन्यजीव विहार में। मैं कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, काम का पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। ठीक है, ऐसे आपका आता है फिर नंदौर वन्यजीव विहार के बारे में। इसका 270 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए साल 2012 में नैनीताल में नंदौर नदी के पास में उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर इसकी जो है क्या हुई? स्थापना हुई। और जो अन्य आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको संरक्षण प्रदान किया गया, आपका आसन बेटलैंड हो गया जो कि देहरादून में, झिलमिल हरिद्वार में, पावलगढ़ नैनीताल में, नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन ये भी नैनीताल में है। ठीक है, और दूसरा केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1972 में। 1977 में महरूड़ी, 80-81 में कस्तूरी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब रटने वाला, याद करने वाला है। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वरना नोट्स अगर आप एनरोल कर रहे हो तो उसमें तो आपको ये मिलेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक आपका आता है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान।
ये 4.693 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी स्थापना 1995 में हुई और कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। ठीक है। ओक प्रजाति के बांज और तिलोज वृक्षों के साथ अन्य प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। फिर आपका था जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर, जैसे आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है ना विश्व धरोहर सब में आती हैं आपकी। नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र 1988 में इसकी स्थापना हुई और ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ऐसे क्षेत्रों में फैला हुआ है ये। ठीक है गाइस। वन्य जीव बोर्ड की अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 से इसको प्रावधान है और वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके रखरखाव, उनके संरक्षण के लिए रूल्स बनाना, निर्धारण करना और अनुसूचियों से संबंधित जो भी प्रकरण आए इससे संबंधित उनका निराकरण करना, उनका निर्धारण करना, ये काम इसके हैं। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा एक चैप्टर है उत्तराखंड की खनिज संपदाओं को लेकर। देखो राज्य में मैंने शुरू में कहा था कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं और जहाँ की नदियाँ भी हमें सोना दे रही हैं। ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ोगे ना, आप समझ जाओगे कैसे नदियाँ सोना दे रही हैं और कहाँ जिस धरती पर हम रह रहे हैं हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे। देखो राज्यों में खनिजों की खोज और सर्वेक्षण के लिए राज्य में भूतत्व व खनिज कर्म निदेशालय है, मौजूद है, अवेलेबल है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सीधे खनिजों से अगर बात करें, मैंने कहा ना फालतू कहानी कुछ पढ़नी नहीं है, सीधे हम एग्जैक्ट का टाइम पॉइंट टू पॉइंट काम की बात करेंगे। चूना पत्थर की बात करें गाइस, ये देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली में पाया जाता है। ठीक है। देहरादून में ये मंदराम क्षेत्र और बारकोट क्षेत्र में पाया जाता है और ये जो है ना यहाँ वाला जो एरिया है ये सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए। ऐसे टिहरी गढ़वाल में लोरानी है, आगरा खाल है, नागिनी है, नरेंद्र नगर है जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है गाइस ऊखीमठ, अलकनंदा घाटी, पिंडार में लोहा पट्टी घाटी जो है। चमोली में पीपल कोटी और रुद्रप्रयाग में क्या मिलता है? सर्वोत्तम श्रेणी का, सबसे बेहतर के श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में मिलता है। ठीक है गाइस। ये संगमरमर की चट्टानें हैं। अगला टॉपिक हमारा संगमरमर है। ये मुख्य रूप से देहरादून और टिहरी में पाया जाता है और गौण रूप से यानी कि कम मात्रा में, मेन तो यही है, कम मात्रा में या कम जगह चमोली के अलकनंदा व विहरी गंगा घाटी में, चमोली के अलकनंदा और विहरी गंगा घाटी में ये पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मैग्नेसाइट के बारे में। तो ये अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, गढ़वाल मंडल के चमोली में पाया जाता है। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो झिरोली क्षेत्र में पाया जाता है और चंडाक क्षेत्र जो है ना पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। चमोली में जोशीमठ, तपोवन, पोखारी, मंदाकिनी, पिंडार घाटी, देवलधार, इन सब में मैग्नेसाइट मिलता है। इसका इस्तेमाल क्या है कि लोहा, इस्पात और सीमेंट में इसका जो है यूज़ होता है मैग्नेसाइट का। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, टॉल्क सॉपस्टोन की बात करें तो ये कोमल खनिज है जो कि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में मिलता है। इसका इस्तेमाल होता है गाइस मेकअप, सौंदर्य, टेल्कम पाउडर, पेंट, साबुन, वस्त्र उद्योग, कागज़ उद्योग, इन सब चीज़ों में इसका जो है इस्तेमाल होता है। खड़िया पत्थर की चाक की अगर हम बात करें तो ये देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल में पाया जाता है। मुख्य क्षेत्र इसका महागांव एंड किरियाकुली। ठीक है। महागांव एंड कियारकुली इसका जो है मुख्य क्षेत्र जो कि देहरादून में है। मजरा में खड़ियों के निक्षेपों का अवशेषण किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मजरा में। और चौक का यूज़ उर्वरक, पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनाने में किया जाता है। ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है गाइस। और आगे बढ़ के अब हम बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की। यह आपका देहरादून में मिलता है, टिहरी गढ़वाल में मिलता है, नैनीताल में मिलता है। और देहरादून और टिहरी के मसूरी, दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता, चमसारी आदि 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 मतलब मुख्य हमने लिखवाए हैं। इसका इस्तेमाल क्या है कि उद्योग और कोलों का यानी कोयले का फॉर्मेशन करना, अम्लीय मिट्टी के बारे में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। फॉस्फेराइट की अगर हम बात करें तो टिहरी जिले के रंगझोवा क्षेत्र में, देहरादून में, टिहरी जिले के रंगझोवा क्षेत्र में और देहरादून में। ठीक है गाइस। डोलोमाइट की बात करें तो ये देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है। इसका इस्तेमाल है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसके अलावा तेजाब बनाने में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। सेल खड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल में है।
ठीक है, सेलगुड़ी के बारे में। और इसका यूज़ है रासायनिक उर्वरक, सीमेंट और कागज़ बनाने में। ऐसे ही गंधक की अगर हम बात करें तो राज्य में सबसे पहले खोज स्फटिक शिलाओं में हुई, और स्फटिक शिलाएं कहाँ पर है गाइस? रूपगंगा घाटी में। अब सवाल आता है कि रूपगंगा घाटी कहाँ पर है? ये नंद प्रयाग से 51 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। कौन सी घाटी है ये? रूपगंगा घाटी। ठीक है। सहस्त्रधारा के जल में गंधक आते हैं पानी में। बद्रीनाथ के तप्त कुंड में गंधक आता है पानी में। ठीक है। और जो कि रोगों की त्वचा, शरीर जो रोग होते हैं ना, इन सबको खत्म करने का ये बहुत अच्छा उपाय है गंधक। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे गाइस हम अब ये मज्जिका या पाइराइट के बारे में। देखो पाइराइट लोहे का सल्फाइड है, लेकिन लौह उद्योग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे ही इसका कलर येलो होने के कारण इसको जो है ना मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये कुमाऊं से तो अल्मोड़ा में और बाकी गढ़वाल में मिलता है पाइराइट। ठीक है गाइस। बेराइट से ये खनिज जो कि केवल देहरादून में, इसके अलावा और कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है। एस्बेस्टास जो है ये ऊखीमठ में और पौड़ी के कांधेरा में, अल्मोड़ा में मिलता है, और तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जिप्सम की अगर हम बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में मिलता है, और इसका यूज़ होता है गाइस सीमेंट बनाने में, गंधक और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। आप भूलोगे नहीं, बार बार क्लास देख लोगे ना, रिवाइज कर लोगे चीज़ों को, तो आप भूलोगे नहीं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, और बाकी नोट से आप रिवीजन करते ही चलोगे। तांबे की अगर हम बात करें गाइस तो ये चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में मिलता है। इसका मुख्य भंडार जो है चमोली जिले के नागनाथ, पोखरी, धमेथी, धनपुर, मोहनखाल, यहाँ सब जगह जो है ना इसके जो है मुख्य भंडार है। ऐसे ही हम बात करें तांबे और जस्ते की, जो कि एक साथ मिलता है, वो कहाँ मिलता है? टिहरी की भागीरथी घाटी में मिलता है, और पौड़ी गढ़वाल के धनपुर डोबरी में मिलता है। ठीक है। कहाँ क्या क्या मिलता है? तांबा और जस्ता एक साथ मिलता है। तांबे के भंडारी खोज की अल्मोड़ा के झिरोली गांव के पास फलमंती पहाड़ी श्रेणी एंड बागेश्वर के पास थैली पाटन में। ठीक है दोस्तों। चलो ऐसे ही आपके मिलिका सैंड और सीसा की बात करें तो ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में मिलता है। ग्रेफाइट मिलता है आपका अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण पूर्वी नैनीताल, देहरादून। बेस मेटल्स मिलते हैं अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़। यहाँ पर जो है ना आपके बेस मेटल्स मिलते हैं। ऐसे ही पादर और पटाल की अगर हम बात करें तो ये अल्मोड़ा में है, और इसका इस्तेमाल होता है मकान की छत में, आंगन में, नालियों में, सड़कों के निर्माण में पटाल का यूज़ किया जाता है, पटाल खनिज का यूज़ किया जाता है। सोने की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा ना यहाँ की नदियाँ भी सोना दे रही हैं। शारदा और रामगंगा नदी की मिट्टी में, अलकनंदा और पिंडार नदी की मिट्टी में सोने के कण आते हैं, जिनको जो है अलग कर दिया जाता है, सोना निकाला जाता है वहाँ से। ऐसे ही अल्मोड़ा में चांदी मिलती है गाइस, चमोली में टिन है, एकमात्र चमोली में टिन का वो है कार्य, और आपका जो है ना टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से आज की हमारी सीरीज थी, पूरे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। उत्तराखंड खनिज संपदा भी हमारा कवर हो गया। अब हम कृषि और मिट्टी और इन सबसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सब कुछ कवर करा दूंगा, बार बार वीडियो देखोगे याद करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ें आसान हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। पढ़ते रहो आप गाइज इस तरीके से और अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।